हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि हम लोग बीएनएसएस की लेक्चर ऑफ सीरीज चल रही है, आज हम उसमें बात करेंगे प्रोसेस से रिलेटेड। में हमने एक हिस्सा पढ़ लिया है, चैप्टर एक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो भी प्रोसेस से ही रिलेटेड है, जिसमें कि प्रोसेस सर्च वारंट के लिए या सर्च समन है या वारंट है, इस तरह की चीज़ों को पेश करने के लिए कोई प्रोसेस को इशू करने की पावर होती है कोर्ट के पास। जैसा कि किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए प्रोसेस इशू किए जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था समन, वारंट, आपका अटैचमेंट और प्रोक्लेमेशन वगैरह। इस तरह की चीज़ें ही आपकी चीज़ों के प्रोडक्शन में भी लागू होती है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका एक अलग चैप्टर है, तो हम स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग। चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ऐसी आदेशिकाएं जो चीज़ों को न्यायालय में पेश करने के लिए विवश की करने के लिए। मान लीजिए मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई चीज़ है जो उस केस से रिलेटेड कुछ एविडेंशियरी वैल्यू रखती है, तो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट मुझे समन कर सकता है। जो आपके कब्जे में एक चीज़ है जो कि इस केस से रिलेटेड कुछ एविडेंशियरी वैल्यू रखती है, तो कोई साक्ष्यिक मूल है, उस चीज़ को आप क्या करिए, न्यायालय में फला टाइम पे फला दिन आप पेश करिए। अगर मैं नहीं लेके जाता हूँ समन के जरिए चीज़ को पेश करने के लिए, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, फर्दर उसके लिए एक वारंट इशू करेगा, उसको हम सर्च वारंट कहते हैं। फिर वहाँ पर सर्चिंग के लिए वारंट लेकर पुलिस आएगी और आपके जगह पर आपके आदेशा है या आशंका जहाँ आप रहते हैं कि वो चीज़ यहाँ हो सकती है, उन जगहों पर आपकी तलाशी ली जाएगी। इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। आदेशिकाएं चीज़ों को पेश करने के लिए विवश करने वाली आदेशिका। इसमें जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, अब भी पढ़ते हैं, इसमें भी अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है ABCD में। यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं, देखिए ABCD में डिवाइड किया हुआ है इसे। तो पहला इसका जो पार्ट है, इसका बेसिकली पहला हिस्सा जो है वो A है। A में बताया गया समन्स टू प्रोड्यूस। समन्स टू प्रोड्यूस, पेश करने के लिए समन। क्या चीज़ पेश करने, कोई चीज़ जो किसी केस से रिलेटेड है। देखते हैं इसमें सेक्शन 94 से शुरू हुआ है। तो समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, कोई दस्तावेज या कोई और अन्य वस्तु पेश करने के लिए समन इशू किया गया है जो कि किसी केस से रिलेटेड है। देखिए, whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document, electronic communication, including the communication devices which is likely to contain digital evidence or other things is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under the same। कोई वस्तु हो सकती है या कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है किसी कागज पे लिखा हुआ। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम पुराने वाले एविडेंस की बात करें या नए BSA की बात करें, तो डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट क्या है, एक सामग्री है, एक मटेरियल है जो किस पर उसको डिस्क्राइब किया गया है। कहते हैं एनी मटेरियल डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, लाइक कपड़ा, पत्थर, लीफ, किसी चीज़ की, पेपर और एटसेट्रा। उसको हम लिथोग्राफ में, फोटोग्राफ वगैरह, इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, किसी मैटर को डिस्क्राइब करते हैं, मैटर को उसको क्या लिखते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे लाइक कैरी कीचर वगैरह इस टाइप की चीज़ें डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया एविडेंस एक्ट में, जैसा कि आपने देखा पुराने और नए दोनों में। ये बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, ये सब चीज़, आपकी वीडियो, CCTV फुटेज वगैरह, ये सब। यहाँ पर इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जैसे मोबाइल फोन वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। विच इज लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस, इसको क्या कहेंगे, डिजिटल एविडेंस, और अदर थिंग्स इज नेसेसरी, और कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए ज़रूरी है क्या, और डिजायरेबल है, और जो चाहता है कोर्ट, या फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, किसके लिए चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, इंक्वायरी के लिए चाहिए, ट्रायल के लिए चाहिए, और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, इस कोर्ट के अधीन अन्य कार्रवाइयों में इनकी जरूरत पड़ रही है। किस किस चीज़ में, इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमें चाहिए। दूसरा, वो इंक्वायरी के लिए जरूरत पड़ रही है, ट्रायल के लिए जरूरत पड़ रही है, या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग्स है उसके लिए जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम आपको समन कर रहे हैं कि इस चीज को लाकर आप पेश करिए। ये कौन करेगा, अगर इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ रही है, इन्वेस्टिगेशन में, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर करेगा। पुलिस ऑफिसर, ध्यान रखिएगा, पुलिस ऑफिसर वाली बात है, पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेनेवर, जहां की एनी कोर्ट, कोई कोर्ट, या एनी पुलिस ऑफिसर जो क्या है, इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है तो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर कर देंगे, और अगर
अलग चीजों में, जैसे इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग कोर्ट करेगा। तो दोनों ही कर सकते हैं इशू, कोर्ट या पुलिस ऑफिसर। यहाँ समझने वाली बात यही है कि ये जो समन है, समन फॉर प्रोडक्शन, जो पेश करने के लिए चीजों को लिए समन किया जाता है, वो पुलिस भी कर सकती है और कोर्ट भी कर सकती है। लेकिन जब हमने पीछे पढ़ा प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस पढ़ रहे थे हम, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी पर्सन को जब आप क्या करते हैं, बुलाना होता है कोर्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर कोर्ट ही आपको क्या करेगा, समन इशू करेगा आने के लिए। ठीक है, यहाँ क्या है, दोनों में दोनों ही कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर करते हैं, पुलिस ऑफिसर कौन होना चाहिए, ऑफिसर इंचार्ज होना चाहिए, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज से नीचे का आदमी वो नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। ये कोर्ट भी कर सकता है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है, इंक्वायरी में जरूरत है, ट्रायल में और अदर प्रोसीडिंग। क्या हो सकता है, कोई डिजिटल एविडेंस हो सकता है या कोई अदर थिंग हो सकती है। डिजिटल एविडेंस का मतलब क्या है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है डिजिटल फॉर्म में, जैसे SMS वगैरह ये सब चीजें, या कोई डिजिटल कोई डिवाइस हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई CCTV कैमरे फुटेज, ये सब चीजें आती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पुलिस भी कर सकती है और कोर्ट भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं इस तरह की समन को इशू। क्या कह रहे हैं, संहिता बाई और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, सच कोर्ट में इशू अ समन और सच ऑफिसर में बाई अ रिटन ऑर्डर either in physical form or in electronic form require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend the produce it or to produce it at the time and place stated in the summon। समझने वाली बात क्या है, जैसे कि हमने देखा वहां पर पहले क्या होता, 41 का एक नोटिस हुआ करता था। 41 का नोटिस, अगर आपको अरेस्ट नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर तो आपको क्या करेगा, आपको नोटिस दे देगा। 41 का नोटिस है, इसमें जो दिया गया टाइम है आप आइए। ऐसे ही यहाँ पर एक ऑर्डर इशू कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर के केस में, क्या होगा, ये पुलिस ऑफिसर चार्ज हैं, ये क्या करेंगे, एक ऑर्डर इशू करेंगे। क्या ऑर्डर होगा, इसमें टाइम लिखा होगा, डेट लिखी होगी और बता दिया गया होगा इस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वो चीज है कि आप फला टाइम पे फला जगह पर आप लाकर पेश करिए फॉर दी पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जब भी कोर्ट इशू करेगा तो कोर्ट क्या करेगा, समन इशू करेगा। और अगर ऐसा ऑफिसर करेगा तो क्या करेगा, वो ऐसा ऑफिसर जो होगा वो रिटन ऑर्डर इशू करेगा। कोर्ट क्या करेगा, समन इशू करेगा, और ऐसा ऑफिसर क्या करेगा, रिटन ऑर्डर। कोर्ट करेगा तो हमेशा समन इशू करेगा, समन प्रोडक्शन के लिए, और जब भी कोर्ट इशू करता है तो वो रिटन ऑर्डर होता है। दोनों ही कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं वहां बात करूं तो वहां पावर अलग है और कोर्ट की पावर अलग है, समन अलग है। जब अरेस्टिंग पढ़ते हैं हम तो अरेस्टिंग में पहले 41 का होता था नोटिस, लेकिन अब कहां पर नोटिस दिया गया है, अब नोटिस 32 में ही दिया गया, क्लॉज 2 में, वो 35 में ही बता दिया गया क्लॉज 2 में कि भाई अगर आप अरेस्टिंग नहीं करते हैं तो उसके रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और उसको आप क्या कर सकते हैं, एक रिटन ऑर्डर दे सकते हैं, नोटिस बोलते हैं, नोटिस फॉर अपीयरेंस। मजिस्ट्रेट नहीं देकर वो पुलिस देती है। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जरूरत है किसी चीज को पेश करने की, वो चीज क्या होती है, कोई डॉक्यूमेंट होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट से एविडेंस है या कोई और चीज है, उसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज करेगा रिटन ऑर्डर इशू कि आपको फला टाइम पे फला दिन यहाँ पर आना है। और अगर कोर्ट को फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग चाहिए तो कोर्ट यहाँ पर समन इशू करेगा। दोनों में फर्क है, एक रिटन ऑर्डर इशू करेगा, एक समन, क्योंकि समन इज अ प्योरली जुडिशियल एक्ट, इसलिए आपको पुलिस नहीं कर सकती। क्लॉज 2, एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन merely to produce a document or other thing shall be deemed to have compiled with the question if is cause such document or things to be produced instead of the attending the personally to produce the same। क्या कह रहे हैं, any person required under this section merely to produce a document। अगर वो कहते हैं कि ठीक है एक खाली डॉक्यूमेंट को ही आप पेश कर दीजिए, ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट लाइए और कुछ नहीं चाहिए, मेरली डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के प्रोड्यूस कराने की बात की, सिर्फ डॉक्यूमेंट तो खुद भी ला सकते हैं या किसी के जरिए भेज सकते हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं और अदर थिंग्स शैल बी डीम्ड टू हैव कंपाइल्ड विद द क्वेश्चन इफ ही causes such document or things to be produced instead of the attending personally to be produced the same। अगर उसमें ये कह दिया गया उस नोटिस में या उस समन में, जो समन द प्रोड्यूस ऑफ द थिंग्स है, उसमें ये बता दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज पेश करनी है। आप या अपने भाई के जरिए या अपने दोस्त के जरिए, किसी के भी जरिए, थर्ड आदमी के जरिए, थर्ड पर्सन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को कोर्ट या पुलिस के पास भेज सकते हैं, दैट्स इनफ। लेकिन अगर उस नोटिस, उस रिटन ऑर्डर में या उस समन में ये लिख दिया गया है कि वो चीज के साथ साथ पर्सनली आपको भी हाजिर होना है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, अगर मेरली आपको वो चीज पेश करने के लिए क्या किया गया है, उस चीज को पेश कर दीजिए, और अगर आपको ये कहा गया है कि नहीं नहीं आपको पर्सनली उस चीज को लेकर भी आना है, तो आपको पर्सनली जाना। आगे देखिए क्लॉज 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। इस सेक्शन में किसी बात के होते हुए भी क्या नहीं होगा, कि शामिल नहीं होगी चीज। 1 2, इसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्या है,
अफेक्ट द सेक्शन 129 130 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 129 और 130 को ये क्या नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? और बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट आपका 1891, इसमें क्या है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, कोई प्रिविलेज्ड है और प्रिविलेज कम्युनिकेशन को हम आगे देखेंगे। कोई कम्युनिकेशन ऐसी है मेरी प्रिविलेज्ड है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कहता है प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको इस तरह से ना तो समन इशू कर पाएंगे, ना ही आप इस तरह का ऑर्डर दे पाएंगे आपके सामने वो पेश। बी, टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन दी कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। इस तरह की अथॉरिटी को भी आप ना तो मजिस्ट्रेट दे पाएंगे आदेश, और ना ही कोई पुलिस ऑफिसर। इसका प्रोसीजर अलग होता है, इसमें एसडीएम वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सेशन कोर्ट को पावर होती है, इनको नहीं दे पाएंगे। कोई आपका पोस्टल कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, लेटर है, कोई अदर डॉक्यूमेंट पार्सल है जो पोस्टल अथॉरिटी के अंडर में है, तो आप उनकी कस्टडी में रखी गई किसी चीज को इस तरह से आप उसको प्रोड्यूस कराने के लिए आदेशित नहीं कर सकते। इस तरह का ना तो समन इशू करेंगे और ना ही इस तरह का आप कोई ऑर्डर पास कर पाएंगे राइटिंग में। आगे देखिए अगला सेक्शन, Section 95. If any document, parcel or thing in the custody of the postal authority is in the opinion of the district magistrate or chief judicial magistrate or court of session or high court, wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this Sanhita, such magistrate court or court may require the postal authority to deliver the document, parcel or thing such person as the magistrate would direct. देखो समझ लीजिए, एक डॉक्यूमेंट है, ये मिसाल के तौर पर ये या ये कोई एक चीज है, ये कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ये थिंग है, ये दोनों में से कोई भी एक चीज, ये कहां पर है, ये किसकी कस्टडी में? पोस्टल अथॉरिटी की। पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में रखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट, या कोई लेटर या कोई उसका पार्सल वगैरह है, और मैं चाहता हूं कि ये मुझे इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है इसकी, या मुझे ट्रायल में जरूरत है इसकी, या मुझे इसके इंक्वायरी में जरूरत है, मैं चाहता हूं कि इसको पेश किया जाए मेरे सामने। तो आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप सीजीएम के पास जाइए। किसके पास जाइए? सीजीएम के पास, या फिर उस जिले के मजिस्ट्रेट के पास जाइए। किस मजिस्ट्रेट के पास? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, सीजीएम, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन उस जिले के, या फिर उस राज्य के हाई कोर्ट के पास जाइए। अगर उनको लगता है इन चारों अथॉरिटीज में से किसी को, या तो मजिस्ट्रेट को या इन तीनों कोर्ट्स में से किसी एक कोर्ट को जिसके पास आप गए, इनको लगता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल और वगैरह वगैरह इन सब चीजों के लिए जरूरत है, तो इस तरह का मजिस्ट्रेट आपको किसको? पोस्टल अथॉरिटीज को आदेश करेगा कि इस तरह के पार्सल या इस तरह के डॉक्यूमेंट को जिसको हम बता रहे हैं अपने आर्डर में, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ये पार्सल दे दिया जाए। हो सकता है मिसाल के तौर पर वो पुलिस ऑफिसर के लिए लिख दे कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ये पार्सल दे दिया जाए, लेकिन डायरेक्टली ना तो कोई न्यायालय जिसमें केस चल रहा है वो तो नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा पुलिस ऑफिसर कोई राइटिंग में आदेश नहीं दे सकते पोस्टल अथॉरिटी को। इन केस ऑफ पोस्टल अथॉरिटी वाले मामले में थोड़ा अलग रूल लगता है। क्लॉज 2 देखना है, इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ द एनी अदर मजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस और पास पहुंचा, या फिर मैं हाई कोर्ट के पास, ठीक है। बट मेरी जो एप्लीकेशन थी वो पेंडिंग है, अभी इस पर कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं हुआ कि भाई दिया जाएगा ये डॉक्यूमेंट, नहीं दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में मुझे लग रहा है कि क्या है, मुझे ये डॉक्यूमेंट जल्दी चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ये मुझे जल्दी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होना होगा कि इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ द एनी अदर मजिस्ट्रेट, किसी और मजिस्ट्रेट के, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और एनी कमिश्नर, पुलिस, डीएसपी और आपका ये वांटेड फॉर द सच पर्पस, क्या जाना ये जल्दी चाह रहे हैं, कंडीशन में क्या होगा, ये एक आदेश दे देंगे। किस बात का आदेश दे देंगे? कि जब तक वो सर्च वारंट करा लेंगे, सर्च करा देंगे, सर्च टू बी मेड और एंड द डिटेन सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग्स पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब तक वो ऑर्डर मजिस्ट्रेट के पेंडिंग है तो ये क्या करा लेंगे, उसको डिटेन करा, अगर इनको लगता है तब, ऐसे नहीं। अगर वो डिस्पोजल हो गई एप्लीकेशन तब नहीं कर पाएंगे वाले, इन केस ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन तब। यहां से सर्च वारंट शुरू होता है, सर्च वारंट। अब सर्च कराया जाएगा, ठीक है, वो सीधे से नहीं आया, समन के जरिए नहीं लेके आ रहा, वो जिस व्यक्ति के पास जो पार्सल था, जो डॉक्यूमेंट था, जो वो अब सीधे से नहीं आ, समन के जरिए नहीं आ, तो फिर उसके खिलाफ क्या करें? वारंट करिए। वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, किसी न्यायालय को विश्वास करने का ये आधार है, दैट अ पर्सन टू हूम अ समन ऑर्डर अंडर सेक्शन 94 और अ रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 95 हैज बीन और माइट बी एड्रेस्ड विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग एज रिक्वायर्ड बाय सच समन और रिक्विजिशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि हमने समन किया था, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट था, हमने पेश करने के लिए बुलाया और उसके लिए एक रिक्विजिशन भी भेजी थी, वो भी नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति ने वो हल्के में लिया और वो आया ही नहीं कोर्ट में, हाजिर ही नहीं हुआ, ना वो चीज लेकर आया। तब क्या करेंगे? तो सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन और एनी पर्सन, पोजीशन ऑफ एनी,
उसे पता नहीं है, उसे ज्ञात नहीं है, ना उसे ये मालूम है उस कोर्ट को कि वो किसके पोजीशन में है। ऐसे चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट है, पता ही नहीं है कोर्ट को किसके पास है, वो किसके कब्जे में है, तब कोर्ट क्या करेगी? पहला ए देखा आपने, वो आया नहीं, कॉपरेट नहीं किया, समन पर इशू नहीं हुआ, कोर्ट को पता ही नहीं है किसके कब्जे में है। तीसरी चीज क्या है? द कोर्ट कंसीडर दैट द पर्पसेस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द संहिता विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। द कोर्ट कंसीडर दैट द पर्पसेस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स, कोर्ट क्या करेगा? कंसीडर करेगा इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए अंडर द संहिता विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। क्या करेगा? जनरल सर्च और इंस्पेक्शन का। ठीक है, आगे देखिए, इट मे इशू अ सर्च वारंट and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provision hereinafter contained। ठीक है भाई, जिस व्यक्ति को सर्च वारंट लेके भेजा है आपने, उनसे कहिए इस तरह के सर्च वारंट को किस अकॉर्डिंग करेंगे? सर्च वारंट के अकॉर्डिंग करेंगे, और या फिर प्रोविजंस इसके बाद जो दिए गए प्रोविजन इस किताब के हिसाब से करेंगे, BNSS के हिसाब से सर्च। क्लॉज 2 छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं। क्लॉज 2 क्या कह रहे हैं? द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or the part of the specified। भाई आपने जिस व्यक्ति को कोर्ट ने तरह का जो वारंट इशू किया है सर्च का, स्पेसिफाई इन वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट thereof to which only search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of a such warrant shall then search inspection of the। भाई आपने कोर्ट है, आपने किसी व्यक्ति को एक वारंट लेके भेजा, सर्च वारंट, तो आपको सर्च कहाँ करनी है? पूरे मोहल्ले में सर्च करेंगे? नहीं, जहां पर सर्च करने के लिए आपने उस वारंट में स्पेसिफाइड कर रखा है, मेंशन किया है, उसमें बता दिया गया है कि आपको घर के इस वाले हिस्से में, इस वाले पार्ट में करनी है, इस वाले में नहीं करनी है, ये करना है या नहीं करना। तो जो लिखा गया है तो सर्च वारंट में वहीं पर ही आप करने के लिए लायबल होंगे, और अगर आप उसके अलावा कहीं सर्च करते हैं तो ये आपका जो एक्ट होगा वो इलीगल होगा। प्लस नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल authorize any magistrate other than a district magistrate or chief judicial magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or thing in the custody of the postal item। कोई मजिस्ट्रेट को अथोराइज करने वाली बात नहीं समझी जाएगी सिवाय मजिस्ट्रेट, जिले के मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर CJM। यानी कि कहने का मतलब है सीधा सीधा पोस्टल अथॉरिटी, जो पोस्टल अथॉरिटीज हैं, इनके कब्जे में, इनके पोजीशन में, इनकी कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर सर्च वारंट इशू करना है। सर्च वारंट, ध्यान रहे इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अथॉरिटीज हैं जो कर सकती हैं सर्च वारंट इशू, या तो DM करेंगे या फिर CJM करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता। यहाँ पर किसी और अदर मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव साइड में सिर्फ DM और जुडिशियल साइड में बात करूँ तो CJM, इन दो ही मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है अंडर सेक्शन 96 का क्लॉज 3। इसमें बताया गया कि जब कभी किसी पोस्टल अथॉरिटीज के कस्टडी में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई चीज रखी होती है जो क्या है, जिसके लिए सर्च वारंट इशू करना है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ सर्च वारंट इशू करने की पावर जो होगी वो किसको होगी? वो होगी सिर्फ और सिर्फ आपके CJM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सर्च ऑफ द प्लेस सस्पेक्टेड टू बी कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, इसके बाद में शुरू। ठीक है, यहाँ पर जब कभी पोस्टल अथॉरिटीज के मामले में या पोस्टल अथॉरिटीज की कस्टडी में कोई वस्तु या कोई चीज या कोई डॉक्यूमेंट रखा होता है, जब वहां पर सर्च करने की बात आती है, पर हर एक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं कर सकता, सिवाय CJM के या फिर DM के, यही दो लोग कर सकते हैं और इसके अलावा कोई तीसरी अथॉरिटी नहीं है जो इसमें कोई इंटरफेयर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 96। If a district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class, DM, SDM और JM first class, upon information पर and after such inquiry, और कोई इंक्वायरी की हो उन्होंने, उसके बाद as he thinks necessary, जैसा कि वह जरूरी समझते हैं, as reason to believe, तब वो यकीन करते हैं that any place is used for the deposit or sale of the stolen property, किसी चुराई गई संपत्ति को रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जगह, या कोई चुराई गई संपत्ति को बेचने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और for the deposit, sale और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, या फिर कोई और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है जिसको बेचने के लिए, सेल करना या डिपॉजिट करना या उसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही है ऐसी जगह है, तब क्या करेगा? ये सेक्शन अप्लाई करेगा। और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस, ही मे वारंट अथोराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल से ऊपर की रैंक के व्यक्ति को DM या SDM या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस तरह के प्लेस में क्या हो रहा है? इस तरह के प्लेस में कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का सेल किया जा रहा है, कोई डिपॉजिट किया जा रहा है, या उसके प्रोडक्शन को किया जा रहा है, या फिर कोई चुराई गई
चीज है जिसको डिपॉजिट करके रखा है या उस चुराई हुई चीज को वहां से सेल किया जा रहा है। इस तरह के प्लेस में सर्च करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए वारंट इशू करने की पावर किसके पास है? उस जिले के मजिस्ट्रेट को या उस तहसील के, जिस तहसील में इस तरह का प्लेस सिचुएटेड है, एसडीएम को या फिर उस जिले के जेएम फर्स्ट क्लास को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर है कि वो इस तरह के प्लेस को इंस्पेक्ट कराए या उसका सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। आगे देखिए करें कौन किसको दिया जाएगा? एक पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, जो कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होगा। क्या करेगा ये आदमी जिसको वारंट दिया जाएगा? उसकी पावर कौन कौन सी होंगी? पहली पावर टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, ठीक है, जो भी उसको चाहिए वो एंटर करेगा और तमाम सुविधाओं के साथ जो भी मदद चाहिए मिलेगी। एज मे बी रिक्वायर्ड, जैसी रिक्वायर्ड सच प्लेस, इस प्लेस में एंटर कर जाएगा। टू सर्च द सेम, जो प्लेस है उसको सर्च करेगा इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, और वारंट में जिस तरह की तरीका बताया गया उस तरह से वो उसको सर्च करेगा। क्लॉज 3, इसका क्लॉज सी देखिए, सॉरी क्या करें और क्या कर सकता है? टू टेक पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेगा, और आर्टिकल देयर इन फाउंड विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई गई लग रही है उसे, या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। इस तरह का है जिसमें सेक्शन में बताया गया है, या तो वो चुराई गई कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, उन दोनों को ही वो क्या कर सकता है? अपने कब्जे में ले लेगा। डी, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मजिस्ट्रेट और गार्ड द सेम on the spot until the offender is taken before a magistrate or otherwise to dispose of it in some place or of safety। उस प्रॉपर्टी को उसने जो कब्जे में ले लिया और वो कहाँ भेजेगा? टू कन्वे करेगा किसको? मजिस्ट्रेट को बताएगा बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तब तक उसे रखेगा जब तक कि वो जो ऑफेंडर है वो मजिस्ट्रेट के सामने आए, और अदरवाइज टू डिपॉजिट ऑफ इट इन सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, आपको पेश कर देगा मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद में क्या करेगा? उसको डिपॉजिट कर देगा किसी ऐसी जगह पर जो सेफ प्लेस हो, उसकी सेफ्टी के हिसाब से, वही प्रॉपर्टी है संभाल के रखेंगे उसे, ठीक है। ई, टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस, जितने लोग मिलेंगे सबको पकड़ेगा, पकड़कर कस्टडी में लेकर कहाँ भेज देगा? मजिस्ट्रेट के सामने। कौन? वो पुलिस वाला जिसने ऐसा वारंट एग्जीक्यूट कराना है। हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रिवी टू द deposit, sale or production of any such property or article knowing or having reasonable cause to the suspect it to be stolen property or the case may be objectionable article to which this संहिता applies। क्या करेगा? उन्हें कस्टडी मिलेगा और सारी चीजें जो भी मिलेंगी के जरिए वो प्रतिबंधित कोई वस्तु है या फिर कोई एक्ट है हमारा ये कॉइनेज एक्ट 2011 का, इस तरह की कोई चीज एक्टिविटीज कर रहा है। काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प्स, पोस्ट डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स सील्स और ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स रिफर्ड इनटू द सेक्शन 294 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2000। ऑप्शन मतलब होता है मतलब अश्लील, अश्लील कोई सामग्री है, कोई अश्लील इस तरह की जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह, ये इस तरह की चीजें होंगी, उनको सबको क्या कर लेगा? कब्जे में ले लेगा। जी, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए से एफ, ठीक है, ए टू एफ, या इस तरह का कोई मटेरियल यूज हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है इनका ए से एफ वाला, वो भी क्या जाने मानिए सबकी सब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल बन जाएंगे। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की ये लिस्ट है, इसको याद कर लिए, प्रीलिम्स में सवाल आते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था आपको 21 मार्च से 21 फाब से हमने एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव एक बैच चला रहे हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव फॉर एपीओ, यूपी, एपीओ, बिहार और इसमें उत्तराखंड, हम तीनों ही राज्यों की एपीओ के जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। हम उसमें बहुत डेप्थ में और इन डिटेल पढ़ा रहे हैं इसको, क्योंकि अभी चूंकि यूट्यूब है, फ्री सेशन है, तो हम उतना नहीं बताते हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे स्पीड हमारी, हम तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं। एक एक चीज बताएंगे, होता क्या है, काउंटर फिटिंग क्या होती है ये भी बताएंगे, फोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा फोर्स होगा कौन सा नहीं होगा, एक एक चीज समझाते हैं, फॉल्स सील्स क्या होती हैं, ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीज समझाते हैं हम आपको, इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स क्या होते हैं, ये सब चीज आपको एक एक चीज समझाई जाती है डिटेल में, जिससे कि आप जब भी मेंस लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप भी जानना है यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वही फ्री में तो यही सब मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ सब कुछ बता देंगे तो फिर हमारी पेड क्लासेस कौन ज्वाइन करेगा। तो जो भी हमें देख रहे हैं लोग, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो हमने 21 फरवरी से शुरू किया है एपीओ के लिए, एक्सक्लूसिव फॉर यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ एंड बिहार एपीओ। ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, हमने आपको बता दिया। तो आगे देखते हैं अगला सेक्शन 98 क्या कहता है? 98 कहता है आपका पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन प्रॉफिटेड एंड टू इशू सच वारंट फॉर सेम वेयर, क्या कह रहे हैं? ये आपकी सरकार की पावर है, क्या कह रही सरकार देखें, वेयर एनी न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के लिए, कई बार यहां से मेंस का सवाल पूछा गया, फिल्म्स के लिए भी काफी बड़ा, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक बार देखा होगा, जब पहले जिनसे भारत में आपका देखा होगा आपने, एक प्रेस का एक एक्ट आया था और उसको नाम क्या था एक्ट का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था, तो उसमें क्या था, इंडियन जो लैंग्वेजेस थी उनको बैन कर दिया था। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि उससे रिलेटेड है ये चीज। उसके बाद में क्या हुआ,
फिर एक चार्ल्स मैटकॉफ वाइसराय बने इंडिया के, उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, प्रेसों का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेसों का मुक्तिदाता कहा जाता है, लिबरेट कराया उन्होंने, आजादी दिलाई। तो उसमें क्या था कि इस तरह की सामग्री को उन्होंने क्या कर रखा था, एक अलग से कानून बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसमें बेसिकली होता क्या था, जो हिंदुस्तानी जबानें थी उन जबानों में, उन लैंग्वेजेस में अंग्रेजों को बुरा भला कहा जाता था, उनके बारे में भड़ास निकाली जाती थी। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया। वैसी चीज यहाँ पर है, क्या कह रहे हैं, एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, कोई अखबार है, समाचार पत्र है, या कोई बुक है, किताब है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट। तो क्या हो रहा है उस डॉक्यूमेंट में, उस किताब में, उस न्यूज़पेपर में, व्हेनेवर प्रिंटेड appears to the state government to contain any matter, the publication of which is punishable under section 152 or section 196 or section 197 or 294 or 295 or 299 Bharatiya न्याय संहिता 2023. The state government may by notification stating the grounds of its opinion, अपनी ओपिनियन के ग्राउंड्स देंगे, declare every copy of issue of the newspaper containing such matter, हर एक कॉपी को उस न्यूज़पेपर की जिसमें इस तरह का कंटेंट होगा, जिसमें क्या क्या वायलेट किया गया है, सेक्शन 152, सेक्शन 196, 197, 294, 295, 299 बीएनएस के, इन सेक्शन के वायलेशन में एक न्यूज़पेपर छपा है, जितनी कॉपी छापी है आपने, हर एक कॉपी को सरकार की ओपिनियन में, आप सरकार मानती है कि इस तरह का आपने काम किया है, तो उस न्यूज़पेपर की हर एक कॉपी को क्या करेगी, जब्त करेगी। एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक, और इस तरह की किताब की हर एक कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट मतलब होता है समर्पण करना, जब्त करना। And thereupon any police officer may seize the same whenever found in India, and any magistrate may by warrant authorized by any police officer not below the rank of the sub inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other documents may be or may be reasonably suspected to be. तो सीज कर लेगी सरकार, नोटिफाई करेगी, सरकार ने नोटिफाई करा, इस तरह की कोई अगर सामग्री छाप रहा है किसी न्यूज़पेपर, किसी किताब या किसी और डॉक्यूमेंट में, इस तरह के न्यूज़पेपर, किताब और डॉक्यूमेंट को क्या करिए, जब्त कर लीजिए। किसी मजिस्ट्रेट के पास में, मजिस्ट्रेट इसको वारंट इशू करेगा, वारंट किसको देगा, वारंट देगा किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं होगा। अगर उसे पता है कि फला जगह एक प्लेस है, उस जगह पर इस तरह का प्रिंटिंग चल रही है, इस तरह का स्टोरेज रखा गया है, तो वो जाएगा वहां पर, उसकी तलाशी लेगा, इस तरह की सामग्री, इस तरह का मटेरियल पाता है तो उसको वो जब्त कर लेगा, सीज करके वो भेज देगा सीजर रिपोर्ट बनाकर। आगे क्या होगा, इस तरह की ये जो नोटिफिकेशन है, इस तरह का जो गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है, इस तरह की जो डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेयर किया है, वो गलत भी तो हो सकता है, हाँ गलत हो सकता है। तब क्या करेंगे, देखें तब क्या करेंगे, इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 99 न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक ऑफ एक्ट 1867, यानी कि वही बुक का मतलब और न्यूज़पेपर का मतलब वो होगा जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में बताया गया है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, इस सेक्शन के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। अगर सेक्शन 99 के प्रोविजंस को आपने फॉलो नहीं किया है, तरह की वाली नहीं किया है, प्रोविजन इसके हिसाब से नहीं किया है, तो क्वेश्चन किया जा सकता है। सेक्शन 99 क्या है पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरफिट, यानी कि इसकी जो पावर है वो हाई कोर्ट को है, इसकी डिक्लेरेशन को सेट असाइड कराने की। डिक्लेरेशन किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। क्या कहा स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कोई न्यूज़पेपर एनपी है, कोई बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ एक इस तरह की चीजें क्रिएट की जा रही है। 152, 195, 197, 294 और 299 ये बीएनएस के सेक्शन है। इन बीएनएस के सेक्शन को क्या कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है। इसमें जो दिया गया लॉ है उस लॉ को ब्रीच कर रहा है, और उस तरह का सामग्री, उस तरह का मटेरियल इस न्यूज़पेपर, इस बुक और इस डॉक्यूमेंट में छापा जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह की चीजें आप नहीं छाप सकते, और फिर भी आप छाप रहे हैं। तो अगर किसी मजिस्ट्रेट को इस तरह की सूचना मिलती है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इस तरह के मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रीजन टू बिलीव है उसे किस तरह की चीजें छप रही है, तो एक इंस्पेक्टर को, जो सब इंस्पेक्टर की रैंक का होगा, उससे नीचे का आदमी नहीं होगा, उस पुलिस ऑफिसर को क्या करेगा, सर्च वारंट इशू करेगा, और उस जगह पर वो जाएगा जिस जगह के बारे में बताया गया, वहां पर जाकर इस तरह की हर एक न्यूज़पेपर की हर एक कॉपी, इस तरह की किताब है तो उसकी हर एक कॉपी, और इस तरह का डॉक्यूमेंट है तो उस तरह के हर एक डॉक्यूमेंट की कॉपी को क्या कर लेगा, सीज कर लेगा। लेकिन अब जब आपने सीज कर लिया तो हो सकता है आप गलती कर रहे हो, इस तरह का जो डिक्लेरेशन आपने इशू किया है तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, गलत हो सकता है, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है आपने, तो देखिए क्या करें। 99 इसके लिए रिलीफ दिया है, वहां पावर है सरकार की या पावर है कोर्ट की, यहाँ पर राइट है इसका एप्लीकेंट का। क्या करें, एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, कोई व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट है ऐसे न्यूज़पेपर में, ऐसे बुक में और ऐसे डॉक्यूमेंट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिट,
एसेट डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 98, जो 98 में इशू किया गया, मे विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ध्यान रहे, सरकार ने जब इस तरह के डिक्लेरेशन को ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन इशू किया था उस दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर आपको कहां जाना होगा, ऑफ सच डिक्लेरेशन अप्लाई टू दी हाई कोर्ट टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर। और हाई कोर्ट में जाइए 2 महीने के अंदर अंदर, शिकायत करिए उससे, और द बुक और अदर डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन वाज मेड डिड नॉट कंटेन एनी सच मैटर एज इज रिफर्ड टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। इसमें क्या था सेक्शन 1 में, ये 152 के खिलाफ तो नहीं है, 195, 194, 294 और 299 इनके खिलाफ बीएनएस के सेक्शन है, बीएनएस इसके खिलाफ छापा गया है। तो आप बताइए कि नहीं, इस तरह की कोई भी उसमें मटेरियल था ही नहीं जो इस तरह का कोई हमने ब्रीच किया हो, इस तरह का हमने कोई कानून तोड़ा हो, इस तरह का कोई भी हमारे पास न्यूज़पेपर में इस तरह की कोई सामग्री नहीं। अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो कोर्ट आपके इस तरह के जो सीजर किया गया है, इस तरह की जो फॉरफिट के लिए डिक्लेरेशन है सरकार का, उसको सेटिस्फाई कर देगा। आगे देखिए क्लॉज 2 वही कह रहा है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस, 3 या 3 से ज्यादा जजेस हैं, 3 और मोर बी हर्ड, 3 जजेस सुनेंगे या उससे ज्यादा जजेस सुनेंगे, ठीक है, heard and determined by the special bench of the High Court composed of 3 judges, and where the High Court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed of all judges of the High Court। ठीक है, क्या करेंगे, स्पेशल बेंच बनाकर सुनवा देंगे, उसमें 3 जजेस होंगे, लेस देन नहीं हो, कम नहीं होना चाहिए, इस तरह के लोग नॉर्मल है 3 जज या उससे ज्यादा जजेस। ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन with reference to any newspaper, any copy of such newspaper be given in evidence in aid of the proof of the nature of the tendency of the words, sign or visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of the forfeit was made। दिखाइए उसे, प्रूफ करिए कि देखिए इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था, इस न्यूज़पेपर में ये लिखा था, इस बुक में ये लिखा था, जिस तरह से हमने नोटिफिकेशन निकाला था, डिक्लेरेशन निकाला था, उसका वायलेशन है क्या वायलेशन नहीं, इसकी ओपिनियन क्या है, डिफरेंट हो सकती है, एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच the decision shall be accordance with the opinion of the majority of the 2। ठीक है, मेजॉरिटी से होगा पास, भाई 3 जजेस ने जहां 2 आ जाएंगे वो पास हो जाएगा। तो 2 सेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। देखिए दूसरा सेक्शन क्या करना है, इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, डीएम, एसडीएम और जेएम फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the person to confine, and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the seems to proper। ठीक है, एक आदमी है तो कन्फाइन करा गया है, देखो सर्च फॉर द पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, और इस व्यक्ति के लिए एप्लीकेशन लगाई गई कि उस आदमी को कहां पर, एक पर्टिकुलर किसी जगह पर उसको कन्फाइन कर रखा है रॉन्गफुली, उसको छुड़ाने के लिए कहां जा सकते हैं आप, डीएम के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, या कहां जाइए आप, जेएम फर्स्ट क्लास के पास जाइए। ये जेएम, एफसी, ये तीनों ही लोग क्या कर सकते हैं, इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, और जाकर सर्च किया जाएगा, अगर वो मिलता है वहां पे तो तुरंत इमीडिएटली उसको कहां, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 101 अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द एबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द एबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ विमेन, तो एबडक्ट किया गया किसी वुमेन को या अनलॉफुल डिटेन किया गया किसी वुमेन को, और अ फीमेल चाइल्ड, किसी लड़की को, और एनी अनलॉफुल पर्पस, किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty or of such female child to her parent, guardian or other person having the lawful charge of the such child, and may compel compliance with the such order using the such force as may necessary। ठीक है, उनको होते देंगे, आदेश कर देंगे, जाइए इस तरह की महिला को छुड़ाइए और उसकी लिबर्टी आज़ादी को बहाल करिए, इस तरह की बच्ची को छुड़ाइए और छुड़ाकर उसके बच्ची की माता पिता को, पेरेंट्स को, गार्जियन को या किसी अदर पर्सन को जो कि उसकी चार्ज रखता है उसकी कस्टडी का, उसको दीजिए इस तरह की चीज़ों को, और अगर ज़रूरत पड़े तो जितना ज़रूरत हो उतना फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपका यहाँ से हमने पार्ट बी भी पढ़ लिया, पार्ट ए और पार्ट बी आपका कंप्लीट। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो इसमें 2 पार्ट और बचे हुए, उसमें थोड़े सेक्शन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सी जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू रिसर्च के अलावा आपका डी मिसलेनियस आया था, और ये फाइनली आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस कल की क्लास में हम इसको खत्म कर, मैंने बताया आपको। देखिए फिर इसके बाद चैप्टर 8 शुरू होगा। मैंने आपको फिर से बता दूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बताना क्या है, बताना ये है कि हम ये हमारा पेड कोर्स नहीं है, हम यूट्यूब पर जो चलाते हैं
वो आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हैं, थोड़ा जल्दी स्पीड से पढ़ाते हैं। अगर आप हमारी पेड क्लासेस से जुड़ते हैं तो हम इनको इन डेप्थ पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाते हैं, आपको बहुत गहराई में पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ हम टेस्ट एंड क्लियर तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इसमें हम प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों ही के लिए प्रिपेयर कराते हैं।